आईपीएस अधिकारी अनन्या सिंह सड़क से गुजर ही रही थीं कि अचानक एक कांपती बूढ़ी अम्मा ने उनके पांव थाम लिए और उसी पल एक ऐसा राज खुलने लगा जिसने उनकी रूह तक हिला दी। शहर की मुख्य सड़क पर दोपहर का समय था। धूप तेज थी। सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक काली रंग की सरकारी गाड़ी धीमी रफ्तार से गुजर रही थी। गाड़ी के पीछे की सीट पर आईपीएस अधिकारी अनन्या सिंह बैठी थीं। 32 साल की उम्र, चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में एक अलग तेज। आज वह वर्दी में नहीं थीं, बल्कि एक साधारण सा लाल रंग का कुर्ता और सफेद सलवार पहने हुए थीं। बिल्कुल एक आम महिला की तरह लग रही थीं। वह अपने जिले का सर्वे कर रही थीं। देखना चाहती थीं कि आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, खासकर बुजुर्गों के साथ। उन्हें शिकायतें मिली थीं कि शहर के एक वृद्धाश्रम में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए आज वह खुद देखने निकली थीं। गाड़ी धीरे धीरे एक बड़ी सी इमारत के पास रुकी। इमारत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सेवा सदन वृद्धाश्रम, जहां बुजुर्ग हैं सुरक्षित। इमारत देखने में अच्छी लगती थी। सफेद रंग की दीवारें, बड़े बड़े गेट, बाहर बगीचा। लेकिन अनन्या को कुछ अजीब लग रहा था। वह गाड़ी से उतरी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, आप यहीं गाड़ी लगाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूं। अनन्या धीरे धीरे वृद्धाश्रम की तरफ चलने लगी। बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन गेट के पास जाते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे किसी बंद कमरे में बहुत दिनों से हवा नहीं आई हो। उन्होंने गेट की तरफ देखा। एक मोटा सा गार्ड वहां खड़ा था, करीब 40 साल का आदमी, गंदी वर्दी, पान चबाता हुआ, मोबाइल में कुछ देख रहा था। अनन्या ने सोचा कि पहले बाहर से ही देख लेती हूं। वह गेट के पास की दीवार के साथ खड़ी हो गई, अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उन्हें एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, बेटी, बेटी। अनन्या ने पलटकर देखा। सड़क के किनारे एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी, करीब 70 से 75 साल की उम्र, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, मैली कुचैली साड़ी, पैर नंगे। वह हाथ फैलाए बैठी थी। अनन्या उसकी तरफ गई। बूढ़ी औरत ने अनन्या के पैर पकड़ लिए। रोते हुए बोली, बेटी, हमें बचा लो, हमें यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अनन्या चौंक गई। उन्होंने धीरे से बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से वृद्धाश्रम की तरफ इशारा किया। बेटी, वहां बहुत जुल्म हो रहा है। हम सब मर रहे हैं। हमें खाना नहीं मिलता, मारते हैं, इंजेक्शन देते हैं, हमारे पेंशन के पैसे खा जाते हैं। बेटी प्लीज कुछ करो। अनन्या के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या यह सच कह रही है या फिर मानसिक रूप से ठीक नहीं है? उन्होंने बूढ़ी औरत को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हाथ कांप रहे थे। शरीर पर कुछ नीले निशान भी थे। अनन्या ने धीरे से पूछा, अम्मा, आप वहां से आई हैं? वृद्धाश्रम से? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हां बेटी, मैं वहीं रहती हूं। आज किसी तरह बाहर निकली हूं, वरना वो लोग बाहर आने ही नहीं देते। कहते हैं कि बाहर खतरा है, लेकिन असली खतरा तो अंदर है बेटी। अनन्या ने पूछा, आपका नाम क्या है अम्मा? बूढ़ी औरत ने कहा, गंगा देवी। मेरे 2 बेटे थे, दोनों ने मुझे यहां छोड़ दिया। कहा कि अच्छी जगह है, देखभाल होगी, लेकिन यहां तो नर्क है बेटी। अनन्या ने कहा, ठीक है अम्मा, आप घबराइए मत, मैं देखती हूं, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूं। गंगा देवी ने अनन्या का हाथ पकड़ा। बेटी सावधान रहना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है अम्मा, आप चिंता मत करिए। अनन्या वापस वृद्धाश्रम के गेट की तरफ चली गईं। इस बार उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। वह सीधे गेट पर गईं। गार्ड ने उन्हें देखा, ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर रूखे अंदाज में पूछा, क्या काम है? अनन्या ने शांत आवाज में कहा, मुझे अंदर जाना है, मैं यहां किसी से मिलने आई हूं। गार्ड ने मुंह बनाया। किससे मिलना है? नाम क्या है? अनन्या ने कहा, गंगा देवी, मुझे उनसे मिलना है। गार्ड ने मोबाइल में कुछ देखा, फिर बोला, कोई गंगा देवी नाम की यहां नहीं है, आप गलत जगह आ गई हैं, चलिए यहां से। अनन्या ने कहा, लेकिन मुझे पता है वह यहीं रहती हैं, मैं अभी उनसे मिली हूं बाहर। गार्ड का चेहरा बदल गया। उसने सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं है, अब जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। अनन्या मन ही मन मुस्कुराई। उन्हें अब पूरा शक हो गया था कि यहां कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जाती हूं, लेकिन मैं फिर आऊंगी। गार्ड ने घूरते हुए कहा, जितनी मर्जी आओ, लेकिन अंदर नहीं आने दूंगा। अनन्या वापस अपनी गाड़ी की तरफ चली गईं, लेकिन उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्हें एक प्लान बनाना था।
गंगा देवी अब भी वहीं बैठी थीं। अनन्या ने उसके पास जाकर कहा, अम्मा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले जाती हूं। गंगा देवी ने डरते हुए कहा, नहीं बेटी, वो लोग मुझे ढूंढेंगे, मार देंगे। अनन्या ने प्यार से कहा, कोई नहीं मारेगा अम्मा, मैं हूं ना, आइए मेरे साथ। उन्होंने गंगा देवी को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। फिर ड्राइवर से कहा, इन्हें सीधे जिला अस्पताल ले जाओ और वहां डॉक्टर से कहना कि इनका पूरा चेकअप हो, मैं खुद आती हूं थोड़ी देर में। गाड़ी चली गई। अनन्या वहीं खड़ी सोच रही थी। उन्हें अंदर जाना था, लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक आइडिया आया। वह पास की एक दुकान में गईं। दुकानदार से पूछा, भाई साहब, इस वृद्धाश्रम के बारे में कुछ जानते हैं आप? दुकानदार ने सिर हिलाया। हां मैडम जी, यह वृद्धाश्रम करीब 5 साल से यहां है। शुरू में तो अच्छा था, लेकिन पिछले 2 सालों से कुछ अजीब है। कभी कभी अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। गेट हमेशा बंद रहता है। अनन्या ने पूछा, और वहां के मालिक कौन हैं? दुकानदार ने बताया, एक आदमी है सुरेश मल्होत्रा, बड़ा अमीर है। शहर में उसके कई धंधे हैं, लेकिन कहते हैं कि वह बहुत खतरनाक आदमी है। पुलिस से भी जान पहचान है। अनन्या को सब समझ आ गया। यह एक बड़ा खेल था। उन्होंने दुकानदार को धन्यवाद दिया और वापस वृद्धाश्रम की तरफ चल दी। इस बार वह दीवार के पास गईं। वह देखना चाहती थीं कि अंदर क्या हो रहा है। दीवार काफी ऊंची थी, लेकिन एक जगह पर कुछ ईंटें टूटी हुई थीं। अनन्या ने वहां से झांका। अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। एक बड़े से आंगन में 10 से 12 बुजुर्ग बैठे थे। सभी बहुत कमजोर लग रहे थे। मैले कुचैले कपड़े, कुछ तो जमीन पर ही बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी कुछ मांग रहा था, पानी, पानी दो। तभी एक स्टाफ का आदमी आया। उसने उस बूढ़े को धक्का दिया। चुप रह, बहुत बोलता है, अभी इंजेक्शन लगा दूंगा, फिर सो जाएगा। अनन्या का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्हें सबूत चाहिए था। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया। तभी अचानक गार्ड की आवाज आई, अरे वहां कौन है? अनन्या तुरंत वहां से हट गई, लेकिन गार्ड ने उन्हें देख लिया था। वह तेजी से बाहर आया। अरे तुम फिर आ गई? मैंने कहा था ना यहां से चली जाओ। क्या कर रही थी दीवार के पास? अनन्या ने शांति से कहा, मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस यहां से गुजर रही थी। गार्ड ने गुस्से में कहा, झूठ बोल रही हो, मैंने देखा तुम्हें, तुम अंदर झांक रही थी। क्या चाहती हो तुम? कौन हो तुम? अनन्या ने कहा, मैं कोई नहीं हूं, बस एक आम इंसान हूं। गार्ड ने धमकी देते हुए कहा, अगर फिर यहां दिखी तो अच्छा नहीं होगा, समझी? अब भागो यहां से। और हां, अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। अनन्या चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उनके दिमाग में अब पूरा प्लान बन चुका था। वह सीधे अपने ऑफिस गईं। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, इंस्पेक्टर राजकुमार, सब इंस्पेक्टर मीरा शर्मा और 2 और कांस्टेबल। सभी अनन्या मैडम के भरोसेमंद लोग थे। अनन्या ने सबको बैठाया, फिर अपना मोबाइल निकालकर वीडियो दिखाया। यह देखिए, सेवा सदन वृद्धाश्रम। ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर बुजुर्गों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली जिसने बताया कि वहां उन्हें खाना नहीं मिलता, मारपीट होती है, इंजेक्शन से चुप कराया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पेंशन के पैसे चुराए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा, मैडम, लेकिन यह तो बहुत गंभीर मामला है, हमें ठोस सबूत चाहिए। अनन्या ने कहा, मुझे पता है, इसलिए मैं कल फिर वहां जा रही हूं, लेकिन इस बार अंडरकवर, बिना किसी को बताए। मैं अंदर घुसकर सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। मीरा ने कहा, लेकिन मैडम, यह खतरनाक है, अगर वो लोग पहचान गए तो? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, वे मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं एक साधारण महिला की तरह जाऊंगी, बिना वर्दी के, बिना किसी पहचान के। और हां, तुम सब बाहर रहोगे, अगर मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं सिग्नल दूंगी। राज ने कहा, ठीक है मैडम, हम तैयार रहेंगे। अगली सुबह अनन्या फिर से उसी लाल कुर्ते और सफेद सलवार में तैयार हुईं, बाल खुले छोड़े, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय महिला की तरह। उन्होंने अपने बैग में एक छोटा सा कैमरा रखा जो कुर्ते के बटन में छुपा हुआ था, साथ में एक छोटा माइक भी, ताकि वह जो भी रिकॉर्ड करें वह बाहर बैठी टीम तक पहुंच सके। अनन्या अब वृद्धाश्रम के अंदर थीं। गेट के अंदर एक छोटा सा रास्ता था, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे, लेकिन सब कुछ बेजान लग रहा था। पत्तियां सूखी हुई थीं, रास्ते पर गंदगी फैली हुई थी, जैसे महीनों से किसी ने सफाई नहीं की हो।
गार्ड आगे आगे चल रहा था, अनन्या पीछे पीछे। वह चारों तरफ नजर घुमा रही थी, अपने कुर्ते के बटन में लगे कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। रास्ते के अंत में एक पुरानी सी इमारत दिखाई दी, 2 मंजिला, पीले रंग की दीवारें जो अब धुंधली पड़ चुकी थीं। कई जगह पेंट उतर गया था, खिड़कियों पर जंग लगी सलाखें थीं। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह जगह बाहर से जितनी अच्छी दिखती थी, अंदर से उतनी ही भयावह थी। गार्ड ने मुख्य दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा हॉल था, सामने एक टूटी हुई मेज और उस पर ढेर सारे कागज बिखरे हुए थे। दीवारों पर कुछ फटे हुए पोस्टर लगे थे। एक कोने में एक पुराना पंखा था जो बंद था, हवा बिल्कुल नहीं थी। अंदर घुटन महसूस हो रही थी। गार्ड ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम यहां बैठो, मैं मैनेजर साहब को बुलाकर लाता हूं। अनन्या ने एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जी ठीक है। गार्ड अंदर चला गया। अनन्या ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। वह उठी और चारों तरफ देखने लगी। मेज पर पड़े कागजों को देखा, कुछ रजिस्टर थे, कुछ बिल। अनन्या ने एक रजिस्टर उठाया, उसमें बुजुर्गों के नाम लिखे हुए थे, उम्र, एडमिशन की तारीख और साथ में पेंशन की रकम। अनन्या ने ध्यान से देखा, लगभग 50 बुजुर्गों के नाम थे। हर एक की मासिक पेंशन 3,000 से 5,000 रुपए के बीच थी। अनन्या ने तेजी से कुछ पन्नों की फोटो खींची। तभी अचानक पीछे से किसी के आने की आहट हुई। अनन्या ने तुरंत रजिस्टर वापस रख दिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। एक आदमी अंदर आया, करीब 50 साल का, मोटा, गंजा सिर, बड़ी सी तोंद, सफेद कुर्ता और पायजामा पहने हुए, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने अनन्या को देखा और बोला, नमस्ते जी, मैं इस वृद्धाश्रम का मैनेजर हूं। मेरा नाम कमल किशोर है। आप यहां कैसे आना हुआ? अनन्या ने विनम्रता से कहा, नमस्ते जी, मैं अपनी मां को यहां एडमिट करवाना चाहती हूं। मैंने सुना है यहां बुजुर्गों की अच्छी देखभाल होती है। कमल किशोर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हां जी, बिल्कुल, हम यहां बहुत अच्छी सेवा देते हैं। खाना समय पर मिलता है, दवाई का पूरा इंतजाम है, डॉक्टर भी रोज आते हैं। बुजुर्ग यहां बहुत खुश रहते हैं। अनन्या ने पूछा, क्या मैं अंदर देख सकती हूं? मुझे यहां की व्यवस्था देखनी है। कमल किशोर थोड़ा सकपकाया। उसने कहा, अभी तो थोड़ी दिक्कत है, बुजुर्ग लोग सो रहे हैं, दोपहर का समय है ना, आप शाम को आ जाइए, तब दिखा देंगे। अनन्या ने जिद की, नहीं, मुझे अभी देखना है, मैं बहुत दूर से आई हूं, शाम को फिर से नहीं आ सकती, प्लीज मुझे एक बार दिखा दीजिए। कमल किशोर ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। वह अनन्या को लेकर अंदर की तरफ चल दिया। एक लंबा गलियारा था, दोनों तरफ कमरे थे, दरवाजे बंद थे। कुछ कमरों से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, कराहने की आवाजें, रोने की आवाजें। अनन्या का दिल दुखने लगा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कमल किशोर ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, करीब 10 से 12 बुजुर्ग वहां थे। कुछ बिस्तर पर लेटे हुए थे, कुछ जमीन पर। सभी बहुत कमजोर लग रहे थे, मैले कुचैले कपड़े, बाल बिखरे हुए। कुछ बुजुर्ग बेहोश से लग रहे थे। कमल किशोर ने गर्व से कहा, देखिए यहां सब कितने आराम से हैं, सभी को अलग अलग बिस्तर मिले हुए हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन अनन्या की आंखें कुछ और देख रही थीं। कमरे में बदबू थी, दीवारों पर गंदगी के निशान थे, बिस्तरों पर मैली चादरें थीं। एक बुजुर्ग महिला कोने में दुबकी बैठी थी, उसकी आंखों में डर था। अनन्या ने उसे देखा। वह महिला कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कमल किशोर के सामने चुप थी। अनन्या ने कमल किशोर से पूछा, इन्हें खाना कब मिलता है? कमल किशोर ने कहा, सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे खाना और शाम 7 बजे रात का खाना, बिल्कुल समय पर। अनन्या ने पूछा, क्या मैं खाने की व्यवस्था देख सकती हूं? कमल किशोर फिर से सकपकाया, नहीं, वो तो रसोई में बनता है, अभी रसोई बंद है, आप शाम को आ जाइए, तब दिखा देंगे। अनन्या को समझ आ गया कि यह आदमी कुछ छुपा रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, एक और सवाल है, यहां की फीस कितनी है? कमल किशोर ने कहा, 10,000 रुपए महीना, इसमें खाना दवाई सब शामिल है, और अगर बुजुर्ग की कोई पेंशन है तो हम उसे भी मैनेज कर देते हैं। बुजुर्ग को कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अनन्या ने पूछा,
पेंशन मैनेज करने का मतलब? कमल किशोर ने समझाया, देखिए बुजुर्ग लोग खुद तो बैंक नहीं जा सकते ना, तो हम उनका एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लेते हैं, फिर हम ही उनकी पेंशन निकालते हैं और उनकी देखभाल में खर्च कर देते हैं। बहुत सुविधाजनक है। अनन्या को अब पूरी तस्वीर साफ हो गई। यह लोग बुजुर्गों की पेंशन पर डाका डाल रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं अपने परिवार से बात करके बताती हूं। कमल किशोर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी फैसला कीजिए, यहां जगह जल्दी भर जाती है। अनन्या वापस जाने के लिए मुड़ी। तभी वही बुजुर्ग महिला जो कोने में बैठी थी अचानक बोल पड़ी, बेटी मत जाओ, मुझे यहां से निकालो, ये लोग बहुत बुरे हैं, हमें मारते हैं, खाना नहीं देते, प्लीज हमें बचाओ। कमल किशोर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से उस महिला की तरफ देखा। चुप रहो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बकवास बंद करो वरना फिर से इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। बुजुर्ग महिला डर गई, वह चुप हो गई। कमल किशोर ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा, कुछ बुजुर्ग मानसिक रूप से ठीक नहीं रहते, इसलिए कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं, आप ध्यान मत दीजिए। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया, लेकिन उनके दिल में तूफान मच रहा था। वह उस बुजुर्ग महिला को देख रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। अनन्या ने मन ही मन उससे वादा किया, अम्मा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी, बस थोड़ा इंतजार करो। कमल किशोर अनन्या को वापस मुख्य गेट तक ले आया। उसने कहा, तो आप सोचकर बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। अनन्या ने कहा, जी जरूर, मैं कल तक बता दूंगी। वह बाहर निकल आई। गेट के बाहर आते ही उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनका पूरा शरीर तनाव से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ताकत भी महसूस हो रही थी। अब उन्हें पता था कि अंदर क्या हो रहा है। अब बस सबूत इकट्ठा करने थे और इन लोगों को सजा दिलानी थी। अगले दिन सुबह अनन्या अपने ऑफिस में बैठी पूरे केस की फाइलें देख रही थीं। उन्हें अब अंतिम कदम उठाना था। सुरेश मल्होत्रा को गिरफ्तार करना था। उन्होंने राज को बुलाया। सुरेश मल्होत्रा का पूरा ब्यौरा दो, कहां रहता है, कितनी सिक्योरिटी है, सब कुछ। राज ने एक फाइल निकाली। मैडम, सुरेश मल्होत्रा शहर के पॉश इलाके में रहता है, बड़ा बंगला है, 2 गार्ड हमेशा बाहर रहते हैं। अनन्या ने फैसला सुनाया, आज शाम 6 बजे हम उसे गिरफ्तार करने जाएंगे, पूरी टीम तैयार रहे। 2 वैन चाहिए और हां, किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। शाम ठीक 6 बजे अनन्या की टीम सुरेश मल्होत्रा के बंगले के सामने पहुंची। गेट पर गार्ड खड़े थे। अनन्या ने अपनी आईडी दिखाई। गेट खोलो, हमें सुरेश मल्होत्रा से मिलना है। गार्ड ने घबराते हुए अंदर फोन किया। कुछ मिनटों बाद सुरेश मल्होत्रा बाहर आया, घमंड से भरा हुआ। कौन हैं आप और मेरे घर क्यों आई हैं? अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, मैं आईपीएस अधिकारी अनन्या सिंह हूं और आप गिरफ्तार हैं सुरेश मल्होत्रा। सेवा सदन वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, उनकी पेंशन की चोरी और जबरन इंजेक्शन देने के आरोप में। सुरेश हंस पड़ा। तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? जानती हो मैं कौन हूं, इस शहर में मेरी पहुंच कहां तक है? तुम्हारे ऊपर के अधिकारी मेरे दोस्त हैं। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे आपकी पहुंच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास सबूत हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, बुजुर्गों के बयान हैं और सबसे बड़ी बात, आपके खिलाफ कानून है। राज, इन्हें गिरफ्तार करो। राज और 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। सुरेश ने विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उसे हथकड़ी लगा दी गई। अनन्या ने बंगले की तलाशी का आदेश दिया। अंदर से ढेर सारे बैंक डॉक्यूमेंट्स मिले, प्रॉपर्टी पेपर्स मिले और एक डायरी मिली जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा था। कितने बुजुर्ग, कितनी पेंशन, कितना मुनाफा, सब कुछ साफ साफ। अनन्या ने सब कुछ जब्त कर लिया। सुरेश को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां कमल किशोर पहले से लॉकअप में बैठा था। दोनों को एक साथ देखकर पूरी कहानी समझ आ गई। अनन्या ने उसी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सभी बड़े मीडिया हाउस के रिपोर्टर आए, कैमरे लगे। अनन्या ने माइक के सामने खड़े होकर पूरी सच्चाई बताई। आज हमने सेवा सदन वृद्धाश्रम के मालिक सुरेश मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। पिछले 2 सालों से वह वृद्धाश्रम में रहने वाले 47 बुजुर्गों का शोषण कर रहा था। उनकी पेंशन चुरा रहा था, उन्हें ठीक से खाना नहीं देता था, मारपीट करता था और जो विरोध करता उसे जबरन इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता था। अनन्या ने आगे कहा, हमारे पास पूरे सबूत हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, बैंक के कागजात हैं और सबसे बड़ा सबूत उन 47 बुजुर्गों की पीड़ा है जो आज मुक्त हो चुके हैं। मैं सभी लोगों से अपील करती हूं कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर भूल ना जाएं, नियमित रूप से मिलने जाएं,
देखें कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि आज जो बुजुर्ग हैं कल हम भी होंगे। रिपोर्टरों ने सवाल पूछे। मैडम, क्या सुरेश मल्होत्रा की पुलिस में पहुंच थी? अनन्या ने जवाब दिया। हां, शायद थी, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमने अपना काम किया, अब कोर्ट अपना फैसला देगी। अगले दिन यह खबर हर अखबार की मुख्य सुर्खी बनी। टीवी चैनलों पर पूरे दिन इसी पर बहस हुई। लोगों में गुस्सा था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। सरकार ने तुरंत नोटिस लिया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि राज्य के सभी वृद्धाश्रमों का निरीक्षण किया जाए। एक कमेटी बनाई गई। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अनन्या ने खुद सारे सबूत पेश किए, बुजुर्गों के बयान, वीडियो फुटेज, बैंक के कागजात, पावर ऑफ अटॉर्नी के फर्जी दस्तावेज, सब कुछ। सुरेश मल्होत्रा ने बड़े वकील किए, लेकिन सबूतों के सामने कुछ नहीं चला। 3 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुरेश मल्होत्रा को 7 साल की सजा, कमल किशोर को 5 साल की सजा और बाकी स्टाफ को 2-2 साल। साथ ही सुरेश की सारी संपत्ति जब्त और बुजुर्गों को उनके पेंशन के पैसे वापस लौटाने का आदेश। जज ने अपने फैसले में कहा, यह सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर हैं, उनके साथ यह व्यवहार क्षमा के योग्य नहीं है। फैसले के बाद अनन्या बुजुर्गों से मिलने गईं। अब सभी सरकारी वृद्धाश्रम में थे। साफ सुथरी जगह, अच्छा खाना, दवाइयां, सही देखभाल, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। गंगा देवी ने अनन्या को देखते ही गले लगा लिया। बेटी, तुमने हमें बचा लिया, तुमने हमें जीवन दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। अनन्या की आंखों में आंसू थे। अम्मा, यह मेरा फर्ज था। आप सब हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अनन्या ने सभी बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। उनसे वादा लिया कि वे नियमित रूप से मिलने आएंगे। कुछ परिवार वालों ने तो अपने बुजुर्गों को वापस घर ले जाने का फैसला किया। गंगा देवी के बेटे भी आए, उन्होंने माफी मांगी। मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम आपको घर ले जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगी। गंगा देवी रो पड़ी, खुशी के आंसू। अनन्या इस केस के बाद और भी मशहूर हो गईं। उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, लेकिन उनके लिए असली इनाम था उन 47 बुजुर्गों की खुशी, उनके चेहरे पर वापस आई मुस्कान। और सबसे बड़ी बात यह कि इस केस ने पूरे राज्य में एक जागरूकता फैलाई। लोग अपने बुजुर्गों के प्रति ज्यादा सजग हुए। वृद्धाश्रमों में नियमित निरीक्षण शुरू हो गया। कई और अवैध वृद्धाश्रम पकड़े गए। अनन्या ने एक मिसाल कायम की थी। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी ताकत सच को दबा नहीं सकती। कुछ महीनों बाद अनन्या फिर से गंगा देवी से मिलने गईं। इस बार गंगा देवी अपने बेटे के घर में थीं। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर चमक, वे खुश थीं। बेटी, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने घर में हूं, अपने परिवार के साथ हूं। तुमने मुझे सिर्फ जिंदगी ही नहीं दी, बल्कि सम्मान के साथ जीने का हक भी दिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, यह सम्मान आपका अपना है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। और हां, यह याद रखिएगा कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह एक शुरुआत थी। अनन्या सिंह ने अपने इस काम से साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक अधिकारी समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और सबसे बड़ी बात यह सिखाई कि हमारे बुजुर्ग हमारी जिम्मेदारी है, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, उन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आज जो हम हैं वह उन्हीं की वजह से हैं और कल हम भी बुजुर्ग होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।